सर नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रॉमिस किया था कि भैया आने वाली अगली क्लास में यानी इस वाली क्लास में हम हमारे इस चैप्टर को दैट इज डिसीजन मेकिंग के चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। क्लियर है? तो भैया मैं अभी अपने उस प्रॉमिस को पूरा करता हूं और इस क्लास में आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा के देता हूं। क्लियर है? हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट हमारा टॉपिक बचा है दैट इज टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्या बचा है? टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, या मैं कह दूं तकनीक्स इस बारीक तकनीकी से ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्लियर है? हाँ जी सर। तो अब इसमें हमको देखना है भैया टू टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स आर एज फॉलोज। तो भैया हमको इसमें दो तरीके के डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स हमको यहाँ पे बताई गई है। पहला क्या? तो पहला आपके सामने यहाँ पे है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, या मैं कह दूं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्लियर है? तो इसमें आपको भैया टोटल 6 तकनीकों के बारे में या 6 टेक्निक्स के बारे में हमको स्टडी यहाँ पे करनी है, जिसमें नंबर 1 आ रहा है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो देखते हैं कि भैया लीनियर प्रोग्रामिंग आखिर होता क्या है। तो इट इज द टेक्निक ऑफ मैक्सिमाइजिंग ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन अंडर given resources and limitations. The objective function is either maximization of some utility or minimization of some disutility. This technique is useful under conditions of certainty. Okay, तो भैया लीनियर प्रोग्रामिंग ये बोल रहा है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ सम यूटिलिटी, यानी आपके पास कुछ यूटिलिटी है, ठीक है, उसको आप किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हो। या तो आप वो काम कर लो, या कुछ डिसयूटिलिटी है तो उसको आप मिनिमाइज कर दो। समझे? नहीं समझे सर? यानी मान लो आपके पास आपके कंपनी में आपके बिजनेस में आपके पास कुछ ना कुछ एडवांटेज है, ठीक है, उस एडवांटेज को आप और बढ़ा लो और बड़ा कर लो, या जो आपके बिजनेस में डिसएडवांटेजेस हैं, जो आपके बिजनेस में कमियां हैं, उन कमियों को और कम कर दो। ठीक है, या तो अपने फायदे बढ़ा लो या जो अपनी कमियां हैं उनको और कम कर दो, जिससे क्या हो सके, बिजनेस आपका स्मूथ तरीके से रन कर सके और आप सही टाइम पे बढ़िया से बढ़िया डिसीजन ले पाओ। इन शॉर्ट आप अपने रिसोर्सेस को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाओ, या अगर आपके बिजनेस में कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कमी पेशी है, तो उसको आप और कम कर दो, जिससे आपका बिजनेस एक प्रॉपर ट्रैक पे रन हो सके। क्लियर है? हाँ जी सर। तो इसी के साथ आते हैं हम हमारी दूसरी टेक्निक पे दैट इज प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है भैया? हम सभी को पता है, तुक्का लगाना, अंदाजा लगाना। क्यों हमको तुक्का या अंदाजा लगाने की जरूरत पड़ती है सर? क्योंकि फ्यूचर जो है हमारा वो अनसर्टेन होता है। ठीक है, हमको नहीं पता कि आज क्या हो जाए। देखो, अगर अभी हम हमारी कंट्री की बात करें तो सेकेंड वेव ऑलमोस्ट जा चुका है। अब हम ये अनुमान लगा रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है। क्या आएगी तो भैया कब तक आ सकती है? क्या ये खतरनाक होगी या ऐसे ही निकल जाएगी? अगर खतरनाक होगी तो हमको इसके लिए क्या मेजर्स उठाने चाहिए? तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा अनुमान क्यों लगा रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी निकाल क्यों रहे हैं? तो हम इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में हमको पता नहीं है कि क्या होगा। थर्ड वेव हो सकता है कोविड की, आ भी सकती है, हो सकता है नहीं भी आए। ठीक है, बट हमको सारी कंडीशंस को देखते हुए साथ में चलना होता है, इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी क्या है, चलो टेक्स्ट में पढ़ लेते हैं। तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस थ्योरी इज दैट द बिहेवियर ऑफ द फ्यूचर इज प्रोबेबिलिस्टिक। ठीक है भैया, जो फ्यूचर का जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है, बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिस्टिक है। हम पक्के से ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि आगे जाके यही होगा। जैसे मान लो अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं, आप मुझे बताओ कि आप अपने सीएमए के फाउंडेशन का पेपर दोगे, तो मुझे बताओ कि आप कितना मार्क्स स्कोर करोगे। आप बोलोगे सर ये तो हम बता ही नहीं सकते, पेपर हो सकता है डिफिकल्ट आ जाए तो हम थोड़े कम मार्क्स स्कोर करें, पेपर हो सकता है इजी आ जाए, हमारे फेवर में आ जाए तो हम ज्यादा मार्क्स स्कोर करें। आप ज्यादा से ज्यादा यही चीजें बता सकते हो, या आप मैक्सिमम एक रेंज स्पेसिफाई कर सकते हो कि मेरे 50 to 60% मार्क्स आ जाएंगे, 60 से 70 के बीच में मैं स्कोर करूंगा। ठीक है, इतने तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो। बट अगर मैं आपको एग्जैक्ट बोलूं कि नहीं भैया मुझे तो एग्जैक्ट नंबर बताओ कि आप इतना ही स्कोर करने वाले हो, तो क्या आप बता सकते हो क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों नहीं? क्योंकि फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, फ्यूचर हमारा प्रोबेबिलिस्टिक है एंड नॉट डिटर्मिनिस्टिक। हम पर्टिकुलरली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। आगे, वेरियस प्रोबेबिलिटीज आर असाइंड टू द स्टेट ऑफ नेचर on the basis of available information or subjective judgment, and the likely outcomes of the alternative courses of action are evaluated accordingly before a particular alternative is selected। ठीक है भैया, तो अब हम क्या करते हैं, डिसीजन लेने से पहले जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस हिसाब से हम देखते हैं, ट्राई और टेस्ट करते हैं कि भैया अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, इस हिसाब से अगर हम कुछ ऐसा डिसीजन ले ले तो कैसा
हो सकता है। ठीक है, उस बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या भैया ये डिसीजन लेना जाना चाहिए या हम ये डिसीजन ना ले तो बेटर होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर, तो पे ऑफ मैट्रिसेस एंड डिसीजन ट्रीज आर कंस्ट्रक्टेड टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल्स। अब उन वेरिएबल्स को, ठीक है, उन वेरिएबल्स को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम या तो पे ऑफ मैट्रिसेस बना सकते हैं या हम डिसीजन ट्री की हेल्प ले सकते हैं। सर ये पे ऑफ मैट्रिसेस या ये डिसीजन ट्री क्या है, तो भैया इसके बारे में आपकी मॉड्यूल में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम भैया बस इतने ही तक इसका डिस्कशन यहाँ पे रखने वाले हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे हम बात करते हैं गेम थ्योरी पे। तीसरी टेक्निक हमारी क्या है? गेम थ्योरी। गेम, नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ हमको यहाँ पे गेम खेलना है। तो क्या गेम खेलना है, चलो पढ़ते हैं। तो इट इज अ यूजफुल एड to the decision maker under the conditions of competitive rivalry और conflict। यानी conflict के माहौल में या कॉम्पिटिटिव राइवलरी में, यानी मार्केट में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, तो उस केस में आपको कोई भी डिसीजन लेना है तब आपको क्या हेल्प लेनी पड़ेगी? आपको हेल्प लेनी पड़ेगी हमारे गेम थ्योरी की टेक्निक की। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे, द अपोनेंट्स इन द कॉन्फ्लिक्ट आर सपोज्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन अ गेम ऑफ गेनिंग एट द टोटल और पार्शियल एक्सपेंस ऑफ ईच अदर। भैया इसमें यह सपोज किया जाता है, यह माना जाता है कि जो भैया हमारा अपोनेंट है वो क्या करेगा, वो दूसरे के एक्सपेंसेस पे अपना प्रॉफिट निकालेगा। ठीक है, दूसरों के खर्चे पे अपना प्रॉफिट निकालेगा, दूसरों के डिसएडवांटेजेस को यूटिलाइज करते हुए वो अपना एडवांटेज कहीं ना कहीं मार्केट में बना लेगा। कैसे? तो भैया इसके लिए मैं आपको बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो भैया हम लेते हैं एग्जांपल, चलो बिग बॉस का ले लेते हैं। ठीक है, अब बिग बॉस के बारे में आप सभी को पता होगा, भले आपने देखा हो चाहे नहीं देखा हो, पता सभी को होगा। अब क्या होता है बिग बॉस में, मान लो आखिरी स्टेज में हमारे पास पहुंचते हैं भैया 2 फाइनलिस्ट। ठीक है, 2 फाइनलिस्ट हमारे पास पहुंचते हैं। सबसे पहले पहुंचते हैं भैया हमारे रिंकिया के पापा, मैं ऑमलेट खाऊंगा। और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे ये भाई साहब, दम 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 फू फू झूम 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 धुम 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 झुम झुम दम दम गुर गुर। अब फाइनल में इन दोनों फाइनल के स्टेज में खड़े हैं और इनके पास एक सिचुएशन दी जाती है जो आमतौर पे बिग बॉस में देखने को मिलता है कि भैया आखिरी में जब 4-5 कंटेस्टेंट बच जाते हैं तो उनके सामने एक सिचुएशन दी जाती है। क्या सिचुएशन दी जाती है उसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं। मान लो जो विनर होने वाला है बिग बॉस का, ठीक है, जो विनर होने वाला है बिग बॉस का, उसको मिलने वाले हैं यहाँ पे प्राइज मनी 1 करोड़ रुपए। ठीक है, जो विनर होगा उसको 1 करोड़ रुपए मिलेगा और जो सेकंड आएगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी जो फर्स्ट आएगा उसको मिलेगा 1 करोड़ और जो सेकंड आएगा उसको कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अब उन दोनों पार्टिसिपेंट्स को एक ऑप्शन यहाँ पे दी जाती है कि भैया आपको शो को यहीं क्विट करना है। अभी तक हमने आपको रिजल्ट बताया नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि आपके फर्स्ट आने के चांसेस थोड़े से कम है तो आप एक काम करो, आप 30 लाख रुपीज रख लो। ये जो अमाउंट है 30 लाख ये हम विनर के प्राइज मनी में से काट लेंगे। ठीक है, ये जो 30 लाख है हम विनर के प्राइज मनी में से काट लेंगे और अब 30 लाख लो और खुश हो जाओ। तो जो विनर बचेगा उसको कितना मिलेगा? फाइनली उसको मिल जाएंगे 70 लाख रुपीज। अब इसमें क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में जो विनर होने वाला था उसको कितने मिलने वाले थे? 1 करोड़ मिलने वाले थे, बट क्योंकि एक पर्सन हमारा यहाँ पे क्विट कर दे रहा है उस चक्कर में विनर को कितने मिल रहे हैं? 70 लाख रुपीज। और जो सेकंड हमारा आने वाला था, जो रनर अप होने वाला था, उसको पहले कितने मिल रहे थे? 0 रुपीज। बट अब उसके हाथ में 30 लाख रुपीज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये किससे कट रहे हैं? तो भैया ये हमारे विनर से कट रहे हैं। यानी मार्केट में आपको पहले कुछ नहीं मिल रहा था, बट आपने दूसरों को नुकसान पहुंचा के दूसरे के डिसएडवांटेज का आपने एडवांटेज उठा लिया और आपको यहाँ पे कुछ गेन हो गया। ठीक है, अगर भैया जो दूसरा था, जो सेकंड आने ही वाला था फ्यूचर में, वो क्या करता? वो बोल देता नहीं भैया मुझे 30 लाख नहीं चाहिए, मैं चांस लूंगा कि भैया मैं ये रिस्क उठाऊंगा कि मैं फर्स्ट ही आऊं। तो इस केस में क्या होता? वो सेकंड आता, हार जाता, उसको कुछ मिलता नहीं और फर्स्ट वाला अपना 1 करोड़ रुपीज लेके घर चले जाता। बट इस केस में क्या हुआ? फर्स्ट वाले को 30 लाख का नुकसान हो गया क्योंकि वो 30 लाख उसके प्राइज मनी में से कट के दूसरे को यहाँ पे मिल गए। तो यही है भैया कि आपको बेनिफिट हो रहा है मार्केट में बट दूसरों के एक्सपेंसेस से। ठीक है, आपको बेनिफिट हो रहा है मार्केट में दूसरों के एक्सपेंसेस से। अब इसको समझाने का एक और तरीका है भैया जिसको बोला जाता है प्रिजनर्स डिलेमा। ठीक है, बट वो मुझे लगता है कि ज्यादा रिलेवेंट आपको समझाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे इस थ्योरी को आपको समझा दिया है। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको समझना होगा कि भैया प्रिजनर्स डिलेमा क्या होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर अपना कमेंट लिख दो कि सर हमको समझना है क्या होता है। आपके लेवल पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस चीज को समझना, इसलिए मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूं। बट फिर भी अगर किसी को समझना हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई उसका जरूर कर दूंगा। क्लियर है? हाँ जी सर। अब आगे इसमें और समझने लायक बात तो कुछ है नहीं, बट हाँ इस चीज को आप रट लेंगे कि देयर आर
2-person, 3-person and n-person games are also zero sum and non sum game। तो भैया हमको इसमें तीन चीजें और याद रखनी है, क्या? 2-person गेम, 3-person गेम और n-person गेम भी यहाँ पे होता है गेम थ्योरी में। क्लियर है? हाँ जी सर। इसके बाद हम आते हैं हमारी टेक्निक नंबर 4 में, दैट इज क्यूइंग थ्योरी। ठीक है, क्यू लाइन में लगना, वही चीज है ये क्यूइंग हमारी थ्योरी। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या बोलती है सर? ये थ्योरी बोलती है कि द टेक्निक इज डिजाइंड टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर वेटिंग लाइन प्रॉब्लम्स फॉर पर्सनल इक्विपमेंट और सर्विसेज अंडर कंडीशंस ऑफ इररेगुलर डिमांड। यानी कभी इररेगुलर डिमांड आ जाए तो भैया हमारे पास जो ऐसी प्रॉब्लम है वेटिंग लाइन की प्रॉब्लम, जो किससे रिलेटेड हो सकती है? जो पर्सन से रिलेटेड हो सकती है, इक्विपमेंट से रिलेटेड हो सकती है, या सर्विसेज से रिलेटेड हो सकती है। कैसे? जैसे पुराने टाइम में जब हम बैंक जाते थे, ढेर भर लंबी लाइन लगी होती थी। क्यों मतलब ये ना, क्यों में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो, ये लंबी लंबी चौड़ी लाइन हमारे पास लगी होती थी। बट आज के टाइम में क्या होता है, मॉडर्न टाइम में हमारे पास एप्स आ गए, मोबाइल से ही हम हमारे बैंक का सारा काम कर लेते। भैया किसी को अमाउंट ट्रांसफर करना है, लो भैया ठक 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 अकाउंट नंबर डाला, ओटीपी डाला और सामने वाले को पैसे चले गए। अब हमको बैंक में लंबी लाइन लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। बस यही हमारी बोलती है क्यूइंग थ्योरी कि भैया आपको जो वेटिंग लाइन प्रॉब्लम है, लाइन में लगने की जो प्रॉब्लम है, किसी वजह से आपके पास बहुत सारी डिमांड आ गई, ठीक है, आपके पास उतनी मशीनरी नहीं, आपके रॉ मटेरियल पड़े हैं लाइन में, उसको कैसे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, इसका हमको इंतजाम करना है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं कि एक हॉस्पिटल है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, उस हॉस्पिटल में सिर्फ 10 बेड्स, यानी एक टाइम पे कितने पेशेंट वहां पे एडमिट हो सकते हैं? ओनली 10। बाकी जितने भी पेशेंट है वो क्या लाइन में लगे रहेंगे और इंतजार करते रहेंगे। अब भैया ये तो अच्छी बात है नहीं। पेशेंट कोई भी इमरजेंसी में हॉस्पिटल आ रहा है बट उसको लाइन में वेट करना पड़ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? एडिशनल बेड्स ला सकते हैं, ठीक है, जिससे जो और पेशेंट लाइन में वेट कर रहे हैं उनको लाइन में वेट ना करना पड़े और वो बेड में अपना आराम कर सके, हमको जो भी ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करना है वो इजीली हो सके। तो यही है हमारी क्यूइंग थ्योरी, और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बेसिकली क्यूइंग थ्योरी क्या है? जो भी वेटिंग लाइन प्रॉब्लम है वही हमको यहाँ पे एड्रेस करनी होती है। क्लियर है? हाँ जी सर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, जो कि नेक्स्ट टेक्निक है हमारी सिमुलेशन। अब क्या है भैया ये सिमुलेशन? तो इट इज अ टेक्निक फॉर ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम अंडर सेवरल अल्टरनेटिव कंडीशंस इन एन artificial setting when the conditions of an environment are very complex and when it is not possible to find out one best way of doing things, it provides the manager a way out. The likely behavior of events and variables is observed and evaluated in a simulated setting. It is possible to experiment with the various possibilities or alternative in a simulated settings rather than natural settings. Stimulation, artificial environment हमको यहाँ पे बना देना है, ठीक है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हमको बना देना है। जैसे मान लो हमको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, अब मैनेजर का तो काम ही है डिसीजन लेना, वो डिसीजन नहीं लेगा तो कौन लेगा? तो मैनेजर को तो डिसीजन लेना ही है। अब वो डिसीजन है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो कंपनी को हो जाएगा करोड़ों में लॉस। अब रिस्क तो बहुत ज्यादा है भैया, करोड़ों का लॉस है। तो अब मैनेजर भैया बिना ट्राई एंड टेस्ट किए, बिना भैया सारी चीजें देखे वो डिसीजन तो ले नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि कंपनी कि भैया हाथ दांव पे आ जाएगी, ठीक है, कंपनी को बहुत ही ज्यादा लॉस होने वाला है। तो इसमें हम क्या करते हैं? सिमुलेशन में हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट कैसे? तो जैसे आपको पता होगा कि जो भी भैया हमारे पायलट्स होते हैं उनको डायरेक्ट भैया वो पास आउट हो गए, उनको डिग्री मिल गई, सीधा उनको प्लेन में बैठा देते हैं क्या कि भैया लो आप प्लेन उड़ाओ? ऐसा होता है क्या? नहीं, उनको एक सिम्युलेटेड भैया एनवायरनमेंट में पहले ट्रेन किया जाता है, ठीक है, जैसे हम वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं ना, उसी टाइप का उनका एक कमरा होता है, उनको पूरा वैसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ऐसा फील करवाया जाता है कि भैया आप रियल में एक एरोप्लेन को उड़ा रहे हो। जब वो पायलट उस पर्टिकुलर चीज में एकदम ट्रेंड हो जाता है, एकदम परफेक्ट हो जाता है, तब भैया उसको रियल प्लेन दिया जाता है उड़ाने के लिए। तो सेम वैसे ही एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है बिजनेस में, ताकि हमको अगर इस टाइप की पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज होती है तो हम पहले यहाँ पे अपना डिसीजन लेके देखते हैं। अगर डिसीजन हमारे फेवर में जा रहा है तो अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएगी तो हम ये पर्टिकुलर डिसीजन से उस चीज को सॉल्व कर देंगे। अगर कुछ भैया उसके अच्छे इफेक्ट हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कुछ दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, तो हम वो डिसीजन नहीं लेंगे। क्या करेंगे? डिसीजन को हम चेंज कर देंगे। तो यही हमारा सिमुलेशन कि भैया हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना देंगे हमारे
बिजनेस एनवायरनमेंट में कि भैया हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना देंगे, एक ऐसा आर्टिफिशियल माहौल बना देंगे और हम हमारे डिसीजन को वहां पे लेके उसका भैया हम कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या हमारा डिसीजन सही डायरेक्शन में वर्क किया या इसके कुछ रिपरकशंस हमको झेलने को मिले। क्लियर है? हाँ जी सर। बढ़ते हैं हम हमारे 6th टेक्निक की तरफ, दैट इज नेटवर्क टेक्निक्स। ठीक है, अब ये नेटवर्क टेक्निक क्या है भैया, तो इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा मैं आपके लिए। ये लो, तो देर आर 2 पावरफुल नेटवर्क टेक्निक्स भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है 2 पावरफुल हमारे पास नेटवर्क टेक्निक? पहला है क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM। ठीक है, अब आपको इसको अच्छी तरीके से याद करना है। क्या है? CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। दूसरा क्या है? प्रोग्राम्ड इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, यानी PERT, पर्थ। क्या है? प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो 2 हमारे पास पावरफुल नेटवर्क टेक्निक्स यहाँ पे आ गई। पहला क्या है? CPM और दूसरा क्या है? पर्थ। ठीक है। आगे, विच आर यूजफुल फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये किसके लिए यूजफुल है? प्रोजेक्ट प्लानिंग करना कि हमको हमारे प्रोजेक्ट को किस तरीके से लेके जाना है और उस प्लान पे कंट्रोल जमाने के लिए। ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व कंसिडरेबल कॉस्ट एंड टाइम। बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, उनमें बहुत ज्यादा हमारी कॉस्टिंग लगती है, बहुत ज्यादा हमारी उसमें टाइमिंग और एफर्ट्स हमारे लगते हैं। अब क्या हो कि भैया हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्लान के हिसाब से ना चले, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिरेल हो जाए, तो इसमें क्या होगा? हमको बहुत ही ज्यादा लॉस झेलना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमने हमारा कीमती टाइम इन्वेस्ट किया है भैया, टाइम इज मनी, जो हमने हमारा कीमती टाइम उसमें इन्वेस्ट किया है वो भी यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमको एक परफेक्ट डिसीजन लेना होता है कि भैया जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हैं, जिनमें हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व है, जिसमें बहुत सारा टाइम हमको लगाना है, वो तरीके से अपनी सही पटरी पे, सही राह पर चलते रहे। आगे, the objective is to minimize both by working out a critical path where the managerial attention is to be concentrated. A dynamic network of activities required for completion of a project is prepared in detail. भैया बहुत ही डिटेल में हमें क्या बनाते हैं? डायग्रामेटिक नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज बनाते हैं जो हमको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगेगी। टू assess their interrelation, to segregate sequential activities from stimulus ones and to estimate the probable time and cost of their completion. अब हम क्यों ऐसा डायग्रामेटिक नेटवर्क बनाते हैं एक्टिविटी का? इससे हमको ये पता चलता है कि भैया कितने टाइम में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, कितनी कॉस्टिंग इसकी आने वाली है, एक एस्टिमेट हमको मालूम चल जाता है। साथ ही साथ ऐसा करते हुए हमको किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए हम आज ही प्लानिंग कर लेंगे कि भैया ये प्रॉब्लम इस टाइप की हमको फ्यूचर में आने वाली है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट में बैठ के ही हम इसकी प्रॉपर प्लानिंग कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन अभी से फाइंड कर लेंगे। अब वो हम कैसे करेंगे? तो CPM और पर्थ का यूज करते हुए हम यहाँ पे कर लेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। तो इसी के साथ आपकी भैया ये 6 टेक्निक यहाँ पे कंप्लीट होती है। 6 टेक्निक क्या है भैया? तो ये 6 क्वांटिटेटिव टेक्निक है। इसको आप कैसे याद करोगे? तो भैया इसका ज्ञान मंत्र मैंने दे के रखा है नीचे, उसको देख के आप इसको इजीली याद कर सकते हो। ठीक है। तो ज्ञान मंत्र क्या है आपका? ज्ञान मंत्र है आपका QSN कंपनी का LPG। ठीक है, क्या है भैया? आपका है QSN कंपनी का LPG। इस तरीके से आप अपने इन 6 टेक्निक्स को याद कर सकते हो। क्लियर है? इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हम हमारे मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन पे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आती है आपकी क्रिएटिव टेक्निक। ठीक है, क्रिएटिव टेक्निक क्या है? तो भैया क्रिएटिव थिंकिंग इज नीडेड फॉर सॉल्विंग फ्रेश एंड नॉन रूटीन प्रॉब्लम। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन ऑफ द क्रिएटिव टेक्निक्स। तो भैया अगर नॉन रूटीन प्रॉब्लम आ जाती है, एक आउट ऑफ द वे प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम उसको क्रिएटिविटी से सॉल्व कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है सर? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी 5-10 इंप्लॉय को आप बैठा दो, उनके सामने एक सिचुएशन रख दो कि भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास आ गई, इसको हम कैसे सॉल्व करें। अब भैया वो मैनेजर आपस में डिस्कस करेंगे कि भैया हम इसको ऐसे ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। कोई बोलेगा कि भैया ऐसे ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। तीसरा बोलेगा कि भैया नहीं नहीं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसको इस तरीके से सॉल्व कर। तो इस तरीके से भैया हमारे पास एकदम सिंपलेस्ट हमारे पास सॉल्यूशन निकल आ जाएगा हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। किससे? क्रिएटिविटी से। क्रिएटिविटी कैसे आएगी भैया? जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग कब करेंगे भैया? जब हम 5-10 मैनेजर को एक साथ बैठाएंगे, उनको बोलेंगे कि आप प्रॉब्लम को डिस्कस करो। 5-10 मैनेजर है, सबका अपना अपना ब्रेन है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आएंगे, और बोलते हैं ना कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर द फ्यूल ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, जितना ज्यादा वाद विवाद होगा उतनी ही क्रिएटिविटी हमारी एनहेंस होगी और उतना इजी हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा हमारी प्रॉब्लम का। तो पहला है भैया क्रिएटिविटी तकनीक्स, ठीक है, या क्रिएटिविटी टेक्निक्स। दूसरा है भैया पार्टिसिपेटिव टेक्निक्स। अब पार्टिसिपेटिव टेक्निक्स क्या है? पार्टिसिपेटिव टेक्निक्स ये बोलता है कि भैया एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इज
ऑफ्टन वेलकम एज इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, कि भैया इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में आपके एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन भैया बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होता है, कि भैया आप अपने एम्प्लॉइज से पूछो कि भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है, हम इसको कैसे सॉल्व करें, आपका भी कुछ ओपिनियन है तो हमारे साथ जरूर शेयर करो। आमतौर पे डिसीजन कौन लेता है? मैनेजर्स लेते हैं, ठीक है, बट क्या हो अगर हम हमारे एम्प्लॉइज को भी उसमें इन्वॉल्व कर दे तो, ठीक है, और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और भी ज्यादा क्रिएटिविटी हमारे पास निकल के आएगी। तो बस यही है पार्टिसिपेटिव टेक्निक्स की, आप मैनेजर्स को तो यूज कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप अपने एम्प्लॉइज को भी यूज कर सकते हो, उनको भी पार्टिसिपेट करने में एनकरेज करो। क्लियर है? हाँ जी सर। तो इसी के साथ ये वाला भी हमारी टेक्निक यहाँ पे खत्म हो गई। बढ़ जाओ भैया तीसरी नंबर की टेक्निक पे, दैट इज ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स। ठीक है, ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स क्या है? तो भैया इट इज अ सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ trial and error technique to find a solution to a complex problem on a step by step basis। ट्रायल एंड एरर। अब भैया इससे ज्यादा मैं आपको क्या ही समझाऊं, इसमें आप स्टूडेंट हो भैया, आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से पता होगा। कभी भी जब हम मैथ सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसका हमको परफेक्ट आंसर पता नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में आके हम क्या करते हैं, ऑप्शन से उठा के उसको क्वेश्चन में प्लेस करने लग जाते हैं और देखते हैं कि क्या ऑप्शन को यूज करते हुए हमारा आंसर आ रहा है। पहले ए ऑप्शन को उठाते हैं, आंसर आया नहीं आया, बी को उठाते हैं, आंसर आया नहीं आया, तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, बार बार ऑप्शंस का हम ट्रायल कर रहे हैं कि ये वाला काम कर रहा है क्या, ये वाला काम कर रहा है क्या, ये वाला काम कर रहा है क्या, लास्ट में हमको हमारा आंसर मिल जाता है। क्लियर है? तो बस यही है हमारा ट्रायल एंड एरर टेक्निक, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स। क्लियर है? हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब हम गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग पे। ठीक है, लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारे चैप्टर का। क्या है भैया? गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, यानी हमको एक इफेक्टिव डिसीजन लेना है तो उसकी क्या प्रॉपर गाइडलाइंस है जिसको हम फॉलो करते हुए हम एक अच्छा डिसीजन ले पाए। तो पढ़ो, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड अ डिसीजन आर इफेक्टिव इफ इट मेक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अचीवमेंट ऑफ मैनेजरियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एट एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ कॉस्ट एंड अनसॉट कॉन्सिक्वेंसेस। तो भैया एक डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन तभी कहलाएगा भैया जो मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको सेटिस्फाई कर दे, उसको सॉल्व कर दे, ज्यादा कॉस्ट इनकर किए बिना, ज्यादा टाइम लगाए बिना, और जिसके आगे हमको फ्यूचर में कोई खराब कॉन्सिक्वेंसेस देखने को ना मिले, उसी डिसीजन को तो हम बोलेंगे कि वो एक अच्छा डिसीजन है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो विद इन दिस ब्रॉड सेटिंग we may identify the principles, guidelines or the ways and means of making the process effective as follows। तो भैया अब हमको कुछ गाइडलाइंस दी गई है, उसको एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहला गाइडलाइन है आपकी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपल डिसेंट्रलाइज्ड सेंटर्स ऑफ मैनेजेरियल डिसीजन। तो भैया हमको क्या करना है, मैनेजेरियल डिसीजन को लेने के लिए मल्टीपल लेवल में हमको डिसेंट्रलाइज सेंटर्स हमको एस्टैब्लिश कर देने हैं। ठीक है, हाँ जी सर। और पिन पॉइंटिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर डिसीजंस टू द मैनेजर एट ईच सेंटर। हमको सबसे पहले क्या करना है, डिसेंट्रलाइज सेंटर्स बना देने हैं कि भैया इस टाइप के अगर कुछ डिसीजन लेना है तो ये डिसीजन आप लोगे, कुछ इस टाइप के डिसीजन है, ठीक है, यानी रॉ मटेरियल के डिसीजन है तो भैया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को दे दिए। कंपनी में सेल बनाना है, प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना है तो भैया जो सेलिंग डिपार्टमेंट है, जो सेल्स का हमारा डिपार्टमेंट है, सारे डिसीजन आप लोगे। ठीक है, तो हमने सेंटर बना दिए, डिफरेंट डिसीजन कौन ले रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट ले रहे हैं। इससे क्या होगा, कोई भी डिपार्टमेंट अगर गलती कर देता है, गलत डिसीजन ले लेता है जिससे कंपनी को हो जा रहा है बहुत सारा लॉस, तो हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि भैया ये डिसीजन किसने लिया था, अच्छा आपने लिया था, आपकी गलती के कारण, आपके एक गलत डिसीजन के चक्कर में हमको हो गया है लॉस। तो भैया हम एक अकाउंटेबिलिटी बैठा सकते हैं, हम जिम्मेदारी सौंप सकते हैं कि भैया आपकी जिम्मेदारी डिसीजन लेने की, आपने गलत डिसीजन लिया तो भैया अब आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। दूसरा क्या है, मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलोडिंग एट एनी सेंटर। भैया हमको ऐसा नहीं करना कि जो हमने सेंटर बनाए हैं उनमें हमने बहुत ही ज्यादा ओवरलोड कर दिया, एक ही सेंटर को 50 टाइप के डिसीजन लेने छोड़ दिया और दूसरे सेंटर को 2-3 टाइप के डिसीजन लेना। तो अभी सिचुएशन में होगा क्या, जिस सेंटर को हमने 50 डिसीजन लेने के लिए दे दिया है, जिनको हमने ये जिम्मेदारी सौंप दी है कि आपको 50 तरीके के डिसीजन लेना है, वो हो जाएंगे ओवरबर्डन। और भैया जहां हम ओवरबर्डन हो जा रहे हैं उस केस में वो मैनेजर या वो एम्प्लॉय अपनी फुल एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाएगा। तो हमको बेसिकली क्या करना है, जो भी हमारे सेंटर्स हमको ओवरबर्डन नहीं करना है, ठीक है, उनको ओवरलोडिंग का प्रेशर हमको नहीं देना है। तीसरा पॉइंट, एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कोऑपरेशन इन डिसीजन मेकिंग। भैया हमको डिसीजन मेकिंग में कोऑपरेशन सबका चाहिए और कंसिस्टेंसी हमको बनाए रखनी है। क्लियर है? बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सपर्ट एडवाइजरी स्टाफ यूनिट। भैया एक्सपर्ट्स हमको हायर करके रखने हैं, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि भैया डिसीजन लेने के लिए भी एक्सपर्ट्स आते हैं। ठीक है, डिसीजन
मेकिंग प्रोफेशनल्स आते हैं उनको भैया आप रिक्रूट कर लो, ठीक है। एक ऐसा स्टाफ बना दो, एक ऐसा यूनिट बना दो जो एकदम प्रोफेशनल हो, जो एकदम एक्सपर्ट हो डिसीजन लेने के लिए इन एनी फील्ड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके पास प्रोफेशनल्स होने चाहिए जो उन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर दें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, formulation and communication of organizational objectives, policies, decision rules and procedure to serve as guidelines to manager in their decision making function। तो हमको पहले से ही ऐसे हमको पॉलिसीज बना देनी, ऐसे प्रोसीजर बना देने जिससे मैनेजर्स को डिसीजन लेने में बहुत ही ज्यादा आसानी और साथ ही साथ वो उतनी आसानी से अपने एम्प्लॉयज को वो डिसीजन कम्युनिकेट कर पाए। तो इस तरीके से हमको कुछ प्रोसीजर्स, कुछ पॉलिसीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बनाने। क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट गाइडलाइन है इंस्टॉलेशन ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी एस्टेब्लिश करके रखना है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो विद दिस भैया हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बट रुक जाओ, क्लास यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रही, एक दो बात यहाँ पे सुन लो। नीचे में आपको दिख रहा है भैया ज्ञानीज ज्ञान मंत्र। एक ज्ञान मंत्र तो मैंने आपको बता दिया भैया क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का क्या है, क्यूएसएन कंपनी का एलपीजी, ठीक है। दूसरा आपके पास आ गया भैया मॉडर्न टेक्निक्स का क्या है, एचपी का कंप्यूटर, ठीक है। तीन हमने देखी थी ना टेक्निक्स, क्रिएटिविटी हो गया, फिर एक एच से हमारा यूरिस्टिक हो गया। तो इस तरीके से आपका बन गया एचपी का कंप्यूटर, पी का हो गया आपका पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्लियर है? उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ज्ञानीज वन लाइनर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ज्ञानीज वन लाइनर, जो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा। इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल में जाना है और ये पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है। अब एक बात और सुन लो, आपको ये चैप्टर को पढ़ना कैसे। सबसे पहले आपको मेरी ये वीडियोस देख लेनी है, सारी वीडियोस आपने देख ली है। उसके बाद आपको भैया ये वन लाइनर्स पढ़ लेने हैं पूरे अच्छी तरीके से। उसके बाद जाना अपनी सीएमए की मॉड्यूल में धड़ाधड़ करके सारे जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, मैच द फॉलोइंग हो, एमसीक्यू हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, जो भी हो, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं। क्लियर है? और इस तरीके से आपका पूरा जो ये चैप्टर है कंप्लीटली खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। क्लियर है? हाँ जी सर। तो विद दिस इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ खत्म, और आपसे मैं बोलता हूँ बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ। बट तब तक के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।